लालची सेठ। एक गांव में सेठ धनीचंद्र रहा करता था। धनीचंद्र का काम था गांव के गरीब, लाचार और असहाय लोगों को ब्याज पर पैसे देना। धनीचंद्र अच्छा इंसान था। वो बहुत ही लालची व्यक्ति था। वो गांव के गरीब लोगों को उधार उनकी मदद करने के मकसद से नहीं दिया करता था। ये करने के पीछे उसका स्वार्थ छिपा रहता था। जिनको भी धनीचंद्र पैसे देते उन्हें कभी भी ब्याज के लिए परेशान नहीं किया करता था। बस एक बार अपने आदमियों को भेजकर उन लोगों को ब्याज देने की बात याद दिलवा दिया करता था। पैसे पास खाने पीने के पैसे भी नहीं थे। उसने सोचा अब नई फसल लगाने के पैसे कहाँ से आएंगे। जोगिंदर ने अपने आसपास के सभी लोगों से पैसे मांगे, लेकिन एक भी व्यक्ति जोगिंदर को पैसे देने को तैयार नहीं हुआ। अंत में जोगिंदर ने सोचा उसे सेठ धनीचंद्र के पास ही जाना होगा पैसे मांगने। जोगिंदर धनीचंद्र के पास आया और बोला, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। नए फसल लगाने हैं, पुरानी फसलें बर्बाद हो गई हैं। ये सुनकर धनीचंद्र बोला, अच्छा, कोई बात नहीं है, बोलो कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। बस यहाँ इस कागज पर अंगूठा लगा दो और पैसे ले जाओ। जी ठीक है, कहिए कहाँ अंगूठा लगा दूं? धनीचंद्र ने एक कागज पर जोगिंदर का अंगूठा लगवा दिया। जोगिंदर पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसीलिए वो समझ नहीं पाया कि उस पर क्या लिखा था। दरअसल धनीचंद्र ने जिस कागज पर जोगिंदर का अंगूठा लगवाया था, उसमें ये लिखा था कि अगर वो सेठ को हर महीने ब्याज नहीं देता है या उसके पूरे पैसे नहीं लौटाता है तो सेठ उसके घर पर कब्जा कर लेगा। जोगिंदर इन सब बातों से बेखबर पैसे लेकर खुशी खुशी घर आया और नए फसल लगाने के लिए बीज खरीदने चला गया। कुछ महीने बीत गए, लेकिन जोगिंदर ने आज तक एक भी बार सेठ को ब्याज नहीं दिया। जोगिंदर फसल तैयार होने का इंतजार कर रहा था। जोगिंदर के फसल धीरे धीरे उगने शुरू हुए। अभी उसके फसल तैयार भी नहीं हुए थे, तभी फिर इस बार उसके फसल में कीड़े लग गए। इस बार भी जोगिंदर की फसल बर्बाद हो गई। जोगिंदर बहुत डर गया। वो सोचा अब क्या करूं? इस बार भी फसल बर्बाद हो गई। सेठ को सारे पैसे ब्याज सहित कैसे चुकाऊंगा? कुछ ही दिनों बाद सेठ अपने आदमियों के साथ जोगिंदर के घर आया। क्या बात है जोगिंदर, इतने महीने बीत गए, आज तक तुमने ब्याज नहीं दिया है। जल्द से जल्द ब्याज दे दो और साथ ही साथ पूरे पैसे भी जल्द ही देने का मन बनाओ। सेठ जी, आपसे कुछ छुपा तो नहीं है? आप खुद ही देख लीजिए, इस बार भी मेरी फसल पूरी बर्बाद हो गई है। मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं आपको ब्याज दे पाऊं। मैं इन सब बातों को नहीं सुनना चाहता। तुम जल्द से जल्द ब्याज देना शुरू करो, नहीं तो ये घर मैं तुमसे ले लूंगा। तुम्हें 1 सप्ताह का समय और दे रहा हूँ, बस इससे ज्यादा नहीं। इतना कहकर सेठ और उसके आदमी वहाँ से चले गए। जोगिंदर बहुत परेशान रहने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। गांव में शहर से वीरेंद्र नाम का एक व्यक्ति आया।
वीरेंद्र बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। शहर में उसकी 4-4 सोने बेचने की दुकान थी। उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए वीरेंद्र अपना सारा काम छोड़कर गांव आया था। वो अपने पिताजी को देखने आया। उसके पिताजी की हालत बहुत खराब थी। उसने बहुत से वैद्य को बुलाया और अपने पिताजी का इलाज करवाया। बड़े से बड़े वैद्य भी उसके पिताजी के हालात में सुधार नहीं ला पा रहे थे। वीरेंद्र अपने पिताजी को बहुत प्यार करता था। उनकी ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रहा था। वो उदास होकर बोला, इसीलिए पिताजी से कहता हूँ, शहर चलिए मेरे साथ, वहीं रहिएगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये माने तब ना, इन्हें तो इसी गांव में ही रहना है। अब क्या करूं, कैसे इनकी तबीयत ठीक करूं? वीरेंद्र दुखी होकर मंदिर पहुंचा और भगवान से अपने पिताजी की अच्छी सेहत की कामना करने लगा। तभी वहां एक बाबा आए। वीरेंद्र को उदास देखा बाबा वीरेंद्र से बोला, क्या हुआ बेटा? जरूर कोई बात है, तुम इतने उदास दिख रहे हो। बाबा, मेरी पिताजी की तबीयत बहुत दिनों से खराब है। बड़े से बड़े वैद्य से दिखवा लाया हूँ, लेकिन इनकी हालत में जरा भी सुधार नहीं आ रहा। आप मेरी मदद करें। बेटा, मैं कौन होता हूँ मदद करने वाला? तुम खुद ही अपनी मदद कर सकते हो। वो कैसे? बेटा, तुम जरूरतमंद की मदद करोगे तो ऊपर वाला खुद ही तुम्हारी मदद करेगा। बाबा, कौन है जरूरतमंद, मुझे बताइए, मैं उसकी मदद करूंगा। बेटा, दिल से खोजो, खुद ही मिल जाएगा। बाबा, कोई तो संकेत दो जिससे मैं उसे खोज सकूं। यहीं से कुछ मीटर की दूरी पर तुम्हें जरूर कोई व्यक्ति मिलेगा जिसे सच में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। जाओ, खोज लो उसे। वीरेंद्र हर रोज वहां घूमने लगा, लेकिन अभी तक उसे कोई भी जरूरतमंद नहीं दिखा। उसने सोचा, बाबा ने ऐसे ही मूर्ख बना दिया है। कुछ दिन बीत चुके थे। धनीचंद्र वापस से जोगिंदर के घर पर आया। कहाँ है जोगिंदर? बाहर निकल। जोगिंदर डरा सहमा हुआ घर से बाहर आया। जी मालिक, मैं यहाँ हूँ। कृपया मुझे कुछ समय और दे दीजिए। अभी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। अब तुम्हें जरा भी समय नहीं मिलने वाला। आज से तुम्हारा यह घर मेरा हुआ। चलो निकलो, जाओ यहाँ से। जोगिंदर जोर जोर से रोने लगा और सेठ से कुछ दिनों की मोहलत मांगने लगा। सेठ जी कृपया मुझे बेघर ना करे। मैं कहाँ जाऊंगा? वीरेंद्र वहीं आसपास घूम रहा था। उसने जैसे ही शोर सुना वो वहां आ गया। जोगिंदर को रोता बिलखता देख वीरेंद्र जोगिंदर से बोला, अरे क्या हुआ है आपको? आप इतना रो क्यों रहे हैं? सेठ जी मुझे घर से निकाल रहे हैं क्योंकि मैं इनके पैसे नहीं दे पा रहा हूँ और ना ही इनके ब्याज। आप मुझे सारी बात बताइए। जोगिंदर ने वीरेंद्र को सारी बातें बताई। वीरेंद्र समझ गया, यही वो जरूरतमंद है, मुझे इसकी ही मदद करनी चाहिए। सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, ब्याज सहित। कृपया आप इन्हें घर से बाहर ना करें। सेठ मन ही मन गुस्सा कर सोचने लगा, ये कहां से आ गया मसीहा बनकर? अभी तो ये घर मेरा ही होने वाला था। क्या हुआ सेठ जी? नहीं, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, पैसे और ब्याज दोनों मेरे घर भिजवा दो। मैं इससे इसका घर नहीं लूंगा। धनीचंद्र गुस्से में वहां से चला गया। वीरेंद्र की वजह से धनीचंद्र के हाथ से जितेंद्र का घर लेने का मौका निकल गया। वीरेंद्र ने पैसे और ब्याज दोनों ही सेठ धनीचंद्र के घर भिजवा दिए। साथ ही साथ वीरेंद्र ने कुछ पैसे जितेंद्र को भी दे दिए, जिससे वो नई फसल लगा सके। जितेंद्र की मदद करके वीरेंद्र को बहुत खुशी महसूस हुई। वो घर आया और अपने पिताजी के देखभाल में लग गया। वीरेंद्र के पिताजी की तबीयत में सुधार आने लगा।
धीरे धीरे उसके पिताजी एकदम स्वस्थ हो गए। वीरेंद्र बहुत खुश हुआ। वो पिताजी को लेकर बाबा के पास आया और बोला, बाबा, सब आपकी कृपा है। आपने मुझे रास्ता दिखाया। देखिए, आज कैसे मेरे पिताजी एकदम स्वस्थ हो गए हैं। नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने दूसरों की मदद की और ऊपर वाले ने तुम्हारी मदद की। यही जिंदगी की सच्चाई है। तुम किसी की मदद करो, तुम्हारी मदद खुद ऊपर वाला करेगा। एक छोटे से गांव में निर्मला और उसका बेटा सुदर्शन और बेटी सुनैना रहते थे। निर्मला घर में एक सिलाई मशीन से लोगों के कपड़े सीने का काम करती थी। बेटी भी घर के और सिलाई के काम में भी मदद करती थी। हालत ने उनके जिंदगी की कथरी को कई जगह से इस तरह फाड़ दिया था कि निर्मला जीने के साथ साथ उसे सीने का ही काम करती रही, लेकिन पूरी तरह से कभी नहीं सिल पाई। गरीबी का दानव उनके लिए अभिशाप बन गया था। माँ, मुझे एक नई घड़ी चाहिए। बेटा, अब सब्र कर, घर में ज्यादा पैसे नहीं है। कुछ सिलाई के पैसे आने वाले हैं, आ जाने दे। कुछ रुपया तुझे दे दूंगी और तू नई घड़ी खरीद लेना। उसका बेटा सुदर्शन बड़ा हो चुका था, लेकिन नई उम्र के नशे में उसे माँ की मजबूरियां दिखाई नहीं पड़ती थी। वो अपनी मस्ती में चूर रहता था। उसने अगले ही दिन चुपकर देखा कि माँ रुपए निकालकर अपने पास छिपा कर रख रही थी। बस फिर क्या था, वो तपाक से माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ, तुम तो कह रही थी घर में ज्यादा पैसे नहीं है। अभी जो बक्से से रुपए निकाले वो कहाँ से आए? वे अलग रुपया है बेटा। क्या वो दूसरों के हैं? नहीं, वो हमारा ही है। हाँ, मेरे लिए घड़ी की बात आई तो कह रही थी पैसे नहीं है। मैं सब समझता हूँ। बेटा, इन पैसों को मैंने अलग जरूरत से रखा है। मेरी बात तो समझो। मैं सब कुछ समझ गया। अब मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन गुस्से से घर से बाहर जाने लगा। बेटा, बेटा रुक जा बेटा, बेटा। सुदर्शन रुका नहीं, चला गया। निर्मला भारी मन से उठी और चलकर साहूकार के घर पहुंच गई। ये लीजिए सेठ जी, आपके ब्याज के रुपए। मूल चुकाने के लिए थोड़ा तो वक्त दीजिए। अगले महीने पूरे रुपए लौटा देना, वरना ठीक नहीं होगा। तुमने 3 वर्ष पहले पति के इलाज के लिए रुपए लिए थे। अब मुझे अपने पूरे रुपए चाहिए। सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। एक दिन निर्मला ने बक्सा खोला तो सुदर्शन फिर से आकर छुपकर देखने लगा। माँ ने बहुत सारे रुपए गिने और रख दिए। सुदर्शन चौंक गया। निर्मला घर पहुंची और कपड़े सीने लगी। उसकी बेटी सुनैना भी उसकी मदद करने लगी। बेटी, अब दिवाली आ रही है, हमें दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। माँ, हर वक्त तुम काम ही करने की सोचती रहती हो। अरे आराम भी कर लिया करो। बिटिया, गरीब की किस्मत में आराम कहाँ होता है। तू खाना बना ले और मैं कपड़े सिल लेती हूँ। दिवाली सर पर आ गई थी। माँ बेटी दोनों लगातार काम करके ज्यादा से ज्यादा कपड़े सी रही थी। सुदर्शन घर में आ गया। माँ, मेरे घड़ी के पैसे दे दो। बेटे, पहले खाना खा ले। पैसे कहाँ भागे चले जा रहे हैं। सुनैना, खाना निकाल। पहले हाथ पर पैसे रखो, फिर खाना खाऊंगा। ये लो रुपए, अब चुपचाप खाना खा लो। मुझे और रुपए चाहिए, अच्छी घड़ी लानी है। बेटा, इतने में एक ठीक ठाक घड़ी ले ले। हमारी जिंदगी में और दूसरे भी बहुत जरूरी काम है तुम्हारी घड़ी के सिवा। भैया, माँ का इशारा समझो। हमारे लिए कितना करती रहती है, लेकिन आपको उसकी कदर कहाँ है। उन्हें इतना भी परेशान मत करो कि उनकी ममता का ही अपमान हो जाए। बक्से में रुपए भरे पड़े हैं, फिर भी ये रुपए देने से कतराती हैं। हाँ, रुपए है, लेकिन तुमने क्या सोचा है कि वे रुपए किस लिए इकट्ठा कर रही है। घर के खर्च के साथ साथ साहूकार के कर्ज का ब्याज भी भरना होता है। कल आपकी शादी भी होनी है, मेरे भी हाथ पीले करने हैं। माँ ने सारी योजना बना ली है, इसीलिए वे रुपया जमा कर रही है।
मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप उन्हें खुशियाँ नहीं दे सकते तो गम भी मत दो। सुने ना, माँ ने साहूकार से कर्ज लिया था, ये बात मुझे कभी बताई नहीं। माँ ने बाबूजी के इलाज के लिए कर्ज लिया था। अपने गम का बोझ हमारे सर पर नहीं डालना चाहती। वो हर हाल में अपने सारे दुख दर्द भुलाकर हमारे सामने मुस्कुराती रहती है। मेरे भाई सुनो, माँ गुलशन की उस स्कूल की कभी फीकी नहीं पड़ती, हमेशा करती से हालात में जो मुस्कुराता है। बहन सुनैना की बातें सुदर्शन के दिल में उतर गई। माँ, तू कितनी अच्छी है, अपनी औलाद का इतना ज्यादा ख्याल रखा कि उसको दुख की भनक भी नहीं होने दी। हमारे लिए सब कुछ करती रही, सब कुछ सहती रही। मैं भी कितना नालायक हूँ, अपनी प्यारी माँ को ही नहीं समझ पाया। मैं नाकारा हूँ, निकम्मा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, कल मैं जरूरी काम से जाऊंगा, शाम तक लौटूंगा। किस काम से जाओगे, मुझे भी तो बता दो। आने पर पूरी बात बताऊंगा माँ। दूसरे दिन सुबह ही सुदर्शन घर से चला गया और शाम को सूर्यास्त के बाद ही घर आ गया। बेटे, कहाँ चले गए थे? बहुत देर करती। माँ, आपके बेटे को नौकरी मिल गई है। सुबह जाना, शाम को आना और तनख्वाह 15,000 महीना। ये लो माँ, ये रुपए रख लो। अब तो तनख्वाह पाने पर ही घड़ी खरीद लूंगा। नौकरी मिल गई? ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। पर ये पैसे रख लो, घड़ी तो खरीद लो। अच्छा, ये तो बताओ, काम क्या करोगे? बस सेठ के रुपयों के लेन देन का हिसाब किताब करूंगा, फायदे नुकसान का लिखा जोखा। इस तरह सुदर्शन रोज सवेरे नौकरी के लिए चला जाता और शाम को लौट आता था। वो खाना खाकर सो रहा था। हल्की ठंड पड़ रही थी। माँ ने उसे चादर से ढक दिया। उसका हाथ खुला था। माँ ने छुआ तो चौंक गई। मेरे बेटे के कोमल हाथ इतने कठोर कैसे हो गए? दूसरे दिन उसने पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि उसका बेटा भारी भारी बोझ उठाने का काम करता था। यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ। सुदर्शन के घर पर आने के बाद माँ ने पूछ लिया, बेटा सच सच बता कि तू क्या काम करता है? माँ, मैंने तो पहले ही बताया था कि हिसाब किताब का काम करता हूँ। झूठ, सफेद झूठ। माँ से मत छुपाओ, सच सच बताओ। तुम्हारे हाथों की कठोरता ने सारी पोल खोल दी है। सुदर्शन ने सर झुका लिया। माँ, तुम एक औरत होकर सारे घर का बोझ उठाती हो, तो मैं एक मर्द होकर क्या इतनी भी नहीं कर सकता? माँ, अब मैं कमाऊंगा और तुम्हारे सपने पूरे करूंगा। अरे भैया, मैं तो बताना ही भूल गई कि आपकी एक चिट्ठी आई है। लिफाफा बंद है, मैंने वैसे ही रख दिया। अरे जल्दी से लेकर आ, मैं भी देखूं कि मुझे भी किसने चिट्ठी भेजी थी। अरे वाह, ये तो मेरे लिए नौकरी का बुलावा है। माँ, कल सवेरे ही मुझे जाना होगा। बड़ी खुशी की बात है बेटा। भगवान की कृपा और मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरा भी आशीर्वाद ले लेना भैया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तेरे आशीर्वाद के बिना तो मेरी नैया पार ही नहीं हो सकती। तीनों बहुत खुश हो गए। दूसरे दिन सुदर्शन माँ का आशीर्वाद लेकर नौकरी के लिए चला गया। एक अच्छे ऑफिस में उसे अच्छी नौकरी मिल गई। यह नौकरी उसे उसकी एक महिला मित्र जो पहले कॉलेज में साथ में पढ़ती थी, उसकी सिफारिश पर मिली। सुदर्शन मिठाई लेकर घर पर आ गया। माँ, मुझे नौकरी मिल गई माँ। मेरी फ्रेंड चित्रा ने इसके लिए सिफारिश भी की थी, वो भी वही काम करती है। अब मैं घर की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा वर देखकर उसका विवाह करवाऊंगा। चित्रा ने भी मुझे बड़ी हिम्मत दी है माँ। भैया, लगता है कि चित्रा का चित्र आपके दिल में उतर गया है। माँ,
सबसे पहले भैया का ही शहनाई बजवाएंगे। हाँ हाँ, सबसे पहले घर में बहू आएगी और उसके बाद ही मेरी प्यारी गुड़िया की डोली सज कर जाएगी। तुम दोनों की दुनिया आबाद हो जाए, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सुदर्शन नौकरी करके अच्छी कमाई करने लगा, पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगा। उसने साहूकार का सारा कर्जा चुका दिया। उसकी शादी चित्रा के साथ हो गई। सुनैना की भी विवाह एक योग्य लड़के से तय हो गया था। अपनी औलाद की खुशियां देखकर मां के चेहरे की खुशी चौगुनी हो चुकी थी।